मैं साथ साथ पढ़ता भी जा रहा हूँ, जरा ऊंचाई टाइम चला। Dryden was born in 1631 and died in 1700. He was born near Oundle, Oundle, in Northamptonshire in 1631. नॉर्थम्पटनशायर के आउंडेल नाम के स्थान पर 1631 में ड्राइडन का जन्म हुआ था। As for his early education, he got early education from Oundle Grammar School, then from Westminster School, and higher education from Cambridge University. His works. Dryden started his literary career as a poet, and Pepys, यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि अंग्रेजी साहित्य में डायरी लेखन की शुरुआत पेपी ने की। पेपी in his diary has mentioned him, mentioned कर लीजिएगा mentioned, mentioned him as Mr. Dryden the poet. His first poem, which was a series of heroic stanza, in 1659 he composed on the death of Oliver Cromwell. Oliver Cromwell. In 1660, his Austria Redux. Austria Redux Latin word है। Austria में होता है किंग, एंड रिडक्स का मतलब होता है कमिंग बैक। तो ऑस्ट्रिया रिडक्स was published. The poem is related to the celebration of Karl's first return to England and his coronation. Coronation कहते हैं राज्याभिषेक को। तो ऑस्ट्रिया रिडक्स का प्रकाशन 1660 में हुआ था, और इस कविता में ड्राइडन ने उस घटना का जिक्र किया था, किस तरह से कार्ल सेकंड फ्रांस से वापस आकर के टावर बीच के ऊपर लगभग 1 महीने तक इंग्लैंड की जनता ने प्रसन्नतापूर्ण उत्सव मनाया था, और ये उत्सव टावर बीच पर 1 महीने तक चलता रहा। बाद में 1 महीने के पश्चात कार्ल सेकंड का इंग्लैंड के सम्राट के रूप में राज्याभिषेक किया गया। तो कविता ऑस्ट्रिया रिडक्स उसके कोरोनेशन और उससे संबंधित उत्सव के बारे में है। इस अनदर पोएम एनस मिराबिलिस। एनस मिराबिलिस इज ए पॉलिटिकल पोएम. It was published in 1667. In this poem, Dryden has mentioned 2 events: Great Fire of London और दूसरी घटना है वार विद डच, पुर्तगालियों के साथ जो अंग्रेजों का युद्ध हुआ था उससे संबंधित। उसकी अगली रचना पॉलिटिकल सटायर है, एब्सॉलम एंड अकीटोफेन।
मैं समझता हूँ नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, तो मैं भी एब्शालोम एंड अकीतोफेल। Absalom and Achitophel is a political satire. It is political satire and presented in allegory. Dryden allegorically जितने कैरेक्टर हैं उसको जो है इसमें पेश किया है। The theme is taken from Old Testament, characters are also जरा इसमें नहीं बता दो, जरा इसमें नहीं बता दो। Characters are also biblical. एब्शालोम एंड अकीतोफेल में जितने भी पात्र हैं वो सब बाइबल से लिए हैं, बट ड्राइडन has allegorically presented them as political characters existed during the reign of Charles II. वास्तव में जितने भी एब्शालोम एंड अकीतोफेल में जितने भी पात्र हैं वो सारे के सारे पात्रों के नाम बाइबलिकल कैरेक्टर के ऊपर हैं, लेकिन ड्राइडन ने ऐसे पात्रों का नाम दिया है बाइबल के जो कि कार्ल सेकंड के शासन के दौरान थे। जैसे कि इसमें दो कैरेक्टर हैं, बता दे रहा हूँ। एब्शालोम कौन है और अकीतोफेल कौन है, तो प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो एब्शालोम जो है वो ड्यूक ऑफ मनमाउथ और इलीगल सन ऑफ कार्ल सेकंड। एब्शालोम ड्यूक ऑफ मनमाउथ है जो कि कार्ल सेकंड का नाजायज बेटा भी है, और अकीतोफेल की बात की जाए तो ये स्यूड काउंसलर ऑफ साउथ, स्यूड काउंसलर अर्ल ऑफ शाफ्ट्सबर्ग। मैं थोड़ी सी ब्रीफिंग कर दूं इसकी। बाइबल में एक कहानी आती है कि एब्शालोम नाम का एक राजा था, जिसका अकीतोफेल नाम का एक राजा था कि जिसका कोई भी लीगल वारिस नहीं था। उसकी 3 संतानें अवश्य थी, जिसमें कि एक संतान क्योंकि कोई भी जायज वारिस नहीं था, इसलिए सिंहासन
जैसे कि परंपरा थी केवल जायज वारिस को ही दी जा सकती थी, ठीक इसी घटना को कोरिलेट किया है ड्राइडन ने। कार्ल सेकंड की कोई जायज संतान नहीं और इंग्लैंड के राजवंश की ये परंपरा रही कि सत्ता उसी को सौंपी जा सकती थी जो जायज वारिस हो, लेकिन कार्ल सेकंड की कोई जो है जायज औलाद नहीं थी। यद्यपि उसके कॉन्क्यूबिन से यानी कीट या रखेल से, उपपत्नियों से उसकी संतान थी जिसमें ड्यूक ऑफ मॉनमाउथ सबसे योग्य था, तो उसको भी सत्ता नहीं दी जा सकती थी। अकीटोफेल कौन है? अर्ल ऑफ शाफ्टसबरी है। वो भड़काता है एब्शालोम यानी कि ड्यूक ऑफ मॉनमाउथ को, जो कार्ल सेकंड के प्रति विद्रोह करते हैं, और उदाहरण भी देता है बाइबल का कि जिस तरह से बाइबल में भी ये परंपरा रही कि अगर कोई जायज वारिस नहीं है किसी राजा की और नाजायज औलाद है लेकिन हर तरह से योग्य है, तो उसको सत्ता दी जा सकती है। लेकिन ड्यूक ऑफ मॉनमाउथ यानी कि एब्शालोम ने अपने पिता कार्ल सेकंड के खिलाफ विद्रोह नहीं किया, और इस तरह से अर्ल ऑफ शाफ्टसबरी यानी कि अकीटोफेल, ये सारी की सारी योजना वो समाप्त हो जाती। तो एब्शालोम एंड अकीटोफेल एक तरह का पॉलिटिकल सटायर है। अब ड्राइडन की अगली रचना की हम लोग चर्चा करते हैं, रेलिगियो लाइस। रेलिगियो लाइस, रेलिगियो कहते हैं रिलीजन को, और लाइसी कहते हैं ट्रू। इट मीन्स ट्रू रिलीजन, ट्रू रिलीजन, वास्तविक धर्म। In religio laici, Dryden has highlighted in religio laici, Dryden has highlighted true characteristics and features of Church of England. मिटा रहे हैं। In 1685 when James II sat on the throne of England, Dryden also converted his faith from Anglican to Catholicism. Because James II was Catholic
और ये ध्यान रखिएगा कि सबसे बड़ा अपॉर्चुनिस्ट अंग्रेजी साहित्य में ड्राइडन हुआ है, क्योंकि जेम्स सेकंड जब कैथोलिक था तो वो कैथोलिक बन गया, और कार्ल्स सेकंड चूँकि एंग्लिकन था तो वो जो है अपना धर्म एंग्लिकन धर्म को मानता था। और जब जेम्स सेकंड 1685 में सिंहासन पर बैठा तो उसने अपना धर्म परिवर्तित करके वो कैथोलिक बन गया। ऑन दिस ओकेजन he composed Hind and Panther, allegorical poem. Allegorical poem, Hind and Panther. Hind and Panther. उसमें हाइंड का मतलब होता है हिरण, बारहसिंगा, और पैंथर कहते हैं चीता को। तो उसने हाइंड ये माना कैथोलिक। हाइंड कौन है? कैथोलिक। और पैंथर को रिप्रेजेंट किया है एंग्लिकन। मतलब ये कि एंग्लिकन धर्म जो है या एंग्लिकन धर्म के मानने वाले लोग पैंथर हैं, और कैथोलिक जो हैं वो बेचारे हाइंड हैं। जिस तरह से पैंथर हाइंड का शिकार करता रहता है, ऐसे ही एंग्लिकन लोग कैथोलिक लोगों के ऊपर अत्याचार करते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन नोट कीजिएगा नोट में। इन 1688 मिटा दे रहा हूँ इसको। इन 1688 प्रश्न पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। इन 1688 ब्लडलेस रिवॉल्यूशन, इन 1688 ब्लडलेस रिवॉल्यूशन, इसको पोपिस प्लॉट भी कहते हैं। पोपिस प्लॉट टुक प्लेस जेम्स सेकंड fled to स्कॉटलैंड। ये घटना 1688 की है। 1685 में जेम्स सेकंड इंग्लैंड के सिंहासन पर बैठता है, और वो कैथोलिक था, कैथोलिक धर्म को मानने वाला था। और इंग्लैंड में ज़्यादातर लोग वो एंग्लिकन थे। तो षड्यंत्र ये था कि जेम्स सेकंड की मदद से पूरे इंग्लैंड को कैथोलिक बनाया जाएगा। ये गुप्त संधि थी फ्रांस के साथ, लेकिन ये कंस्पिरेसी उजागर हो जाती है, और 1688 में रक्तहीन क्रांति होती है, जिसको ब्लडलेस रिवॉल्यूशन कहते हैं, और पॉपिस प्लॉट भी कहते हैं। पोप लोगों का षड्यंत्र ये उजागर हो जाती है, और उस ब्लडलेस रिवॉल्यूशन में जेम्स सेकंड को इंग्लैंड की सत्ता छोड़ करके स्कॉटलैंड भागना होता है। और इसके बारे में विस्तार से क्या चर्चा की जाए। दिस प्लेस, ये भी ध्यान रखिएगा कि ड्राइडन वाज और वर्सेटाइल जीनियस। Also wrote some plays. उसने कुछ नाटक भी लिखे थे,
His first play is Juvenal Perseus. लेकिन प्लेज की बात जो है कि was also or translated. प्लेज के बारे में बाद में अभी चर्चा करते हैं. He was also translated. He translated Juvenal Perseus. He also translated Juvenal Perseus and Virgil. रोमन महाकवि वर्जिल और जुवेनल पर्सियस का भी. जुवेनल पर्सियस एक सैटिरिकल पोएट था. वर्जिल की रचनाओं का और जुवेनल पर्सियस की रचनाओं का उसने अंग्रेजी में अनुवाद पेश किया. He also paraphrased Homer, Ovid and Boccaccio. And Boccaccio's work. Into English. ये तो आज इतना ही. थोड़ा सा कल जो है इसको पूरा कर देते हैं.